हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपके एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप की आपकी जो प्रॉब्लम्स हों प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा करके, या अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि लेक्चर होना चाहिए तो मैं लेक्चर दे करके उन्हें कंप्लीट कर दूंगा। बाई बैक ऑफ शेयर में कोई प्रॉब्लम रह गई हो प्लीज़ उससे पूछिए, हेजिटेट मत होइएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स रखते रहेंगे आगे तक के लिए तो वो बहुत ख़राब होगा। अभी मैं ग्रुप 1 की कुछ बच्चों से बहुत दुखी हो रहा हूँ। जो प्रॉब्लम उनको उस टाइम पर पूछनी चाहिए थी जब चैप्टर्स चल रहे थे तब पूछी नहीं, अब वो डेली एक प्रॉब्लम डाल देते हैं। वो मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी है। अगर 30 बच्चे लगातार डेली अलग अलग चैप्टर्स की एक एक प्रॉब्लम डाल देंगे तो सोचो मुझे 30 जवाब देने पड़ेंगे, वो भी पर्सनल पूछते हैं, ग्रुप में नहीं पूछते, जिससे बाकी लोगों को भला ना हो। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप पार्टनरशिप की प्रॉब्लम मुझे भेजिए, और बाई बैक में अगर कोई प्रॉब्लम बची हो तो उसे मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं उनको सॉल्व करके अगले ही लेक्चर में आपको वो चीज़ वापस भेज दूँ। आज का टॉपिक है ईसॉप। ईसॉप एक बड़े चैप्टर से पहले का ये अंतिम छोटा चैप्टर है। इसके बाद फिर एक बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे बड़ी आज की डेट में स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी समस्या है कि एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी स्विच ओवर कर जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में। जैसे ही उनको अच्छा पैकेज मिला, वो अपनी पुरानी कंपनी जहां बैठ कर के उन्होंने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बिगाड़े हैं, दुनिया भर के टूल खराब किए हैं, क्योंकि वहाँ वो सीखे हैं, वहाँ से वो किसी दूसरी कंपनी में स्विच ओवर कर जाते हैं बड़े पैकेज के लालच में। ये अक्सर देखने में आता है। कुछ कंपनीज ने बॉन्ड भरवाए जाते हैं कि आपको 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। पुरानी कंपनी जहां पर वो पहले एम्प्लॉयड हुए थे, सर्विस शुरू की थी, तो उनकी पे स्केल कम होता है और एक निश्चित समय के बाद वहां बढ़ता है, क्योंकि वहां पर वो न्यू कमर है। लेकिन 2 साल सर्विस करने के बाद अगर वो किसी नई इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, नई इंडस्ट्री में नहीं, नई फर्म में, तो उस वक्त वो ट्रेंड एम्प्लॉय हो चुके होते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस उनको मिल चुका होता है, तो वहां उनको पैकेज ज्यादा मिल जाते हैं और जल्दी कूद जाते हैं। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए कि शायद कुछ एम्प्लॉयज को रोका जा सके, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक प्रोविजन किया गया कि क्यों ना हम अपने इन एम्प्लॉयज को एक चिट्ठी लिख करके उनकी जेब में डाल दें। एक चिट्ठी लिख करके, आप मेरी भाषा समझिए, मैं अपनी भाषा में समझाना चाह रहा हूं कि आप 3 वर्ष तक लगातार हमारे यहां नौकरी करें, हम आपको 3 साल बाद इतने शेयर्स कम मूल्य पर, मैं फ्री में नहीं कह रहा हूं, कम मूल्य पर आपको हम इशू करेंगे। चिट्ठी उनकी जेब में रख दी। आप 3 साल तक नौकरी करो हमारे यहां, 4 साल तक करो, जो भी एक टाइम पीरियड कंपनी डिसाइड करती है, और उस वक्त हमारे शेयर की मार्केट प्राइस 90 रुपए होगा, हम आपको 50 रुपए में देंगे। अब एम्प्लॉय 3 साल के बाद उसको शेयर्स मिलेंगे, इस लालच में वो कंपनी में कंटिन्यूअस नौकरी करने को तैयार हो जाता है। इसे सर्विस कंडीशन कहते हैं।
कि हमने उनको सेवा करने का, उनको नौकरी करने का 3 साल का एक टारगेट दे दिया। इसमें एक परफॉर्मेंस कंडीशन भी होती है। वो परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है कि आप कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न 20% तक पहुंचा दीजिए, हम आपको इतने शेयर्स देंगे। वो 20% कंपनी के एम्प्लॉइज अगर पहले साल में पहुंचा देते हैं तो 1 साल बाद ही उनको दे दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में पहुंचा देते हैं तो सेकेंड ईयर में भी दे दिया जाएगा, और अगर तीसरे साल में वो पहुंचाते हैं 20% तक तो थर्ड ईयर में दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम परफॉर्मेंस कंडीशन कहते हैं। तो सर्विस कंडीशन उनको रोकने के लिए कि वो 3 साल तक लगातार कंपनी में कार्य करते रहे, और परफॉर्मेंस कंडीशन यानी कि वो अच्छा परफॉर्म करें। ये दो चीजों के बूते पर जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक खरीदने का ऑप्शन प्रदान करती है, आप मेरी बात पर गौर कीजिए, मैंने वर्ड यूज किया ऑप्शन, यानी 3 साल बाद एम्प्लॉइज को ऑब्लिगेशन नहीं है कि खरीदो ही खरीदो, तो तुम्हारे गर्दन पे हम चाकू लगा देंगे। नहीं, ऑप्शन है, खरीद लो अच्छी बात है, नहीं खरीदो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर ये राइट शेयर नहीं है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सको। आप खरीद लो तो अच्छा है, आप नहीं खरीदोगे तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। क्लास होती तो मैं आपसे पूछता, कोई बात समझ ना आई हो तो कुछ पूछो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास है नहीं, वन वे ट्रैफिक चल रहा है आजकल। तो क्या हुआ, अब मैं सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 एनदर सबसेक्शन बी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। वेयर एट एनी टाइम ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, किसी भी समय अगर कोई कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है नए शेयर इशू करके, सच शेयर्स मे बी का मतलब किए जा सकते हैं, ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज अंडर ए स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। एक स्कीम के तहत वो अपने एम्प्लॉइज को ये शेयर ऑफर कर सकती है, सब्जेक्ट टू ए स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। कंपनी को इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो इस हेतु प्रिस्क्राइब की गई हैं। यहां 3-4 बातें आ गई। पहला, कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है नए शेयर्स को इशू करके। दूसरी बात कि वो अपने एम्प्लॉइज को ये शेयर्स खरीदने का ऑफर दे सकती है। तीसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा करके अपनी मीटिंग में। और चौथा कि सारी कंडीशन जो इस बारे में है प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको पूरा करने के बाद। यहां एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय जो सर्विस करता है, ये तो बात हम सब जानते ही हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड ए डायरेक्टर ऑफ द एंटरप्राइज वेदर होल टाइम और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी डायरेक्टर भी इसमें शामिल किया जाता है। अब थ्योरी है, बहुत छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा, मुझे प्रैक्टिकल पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। यहां एम्प्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो अभी आपके साथ डिस्कस हो रहा था, जो चैप्टर आपको पढ़ना है
वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। इसके अंतर्गत एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉय को स्टॉक खरीदने का ऑप्शन ग्रांट करता है, उसको देता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अधिकार देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको खरीदना ही खरीदना है। फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, टू परचेज और सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज एट ए फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल प्राइस। वो प्राइस फिक्स्ड होगा या डिटर्मिनेबल होगा। अभी आपके साथ जो चर्चा हुई वो ईसॉप है। दूसरा है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ऑप्शन नहीं, परचेज प्लान। पहले वाले प्लान में तो एम्प्लॉय को ये लालच दिया जाता है कि आपको इस फिक्स्ड प्राइस पर शेयर खरीदने का ऑप्शन दिया जाएगा, और वो फिक्स्ड प्राइस ऐसा होता है जो उस दिन के मार्केट प्राइस से कम होता है। तो एक लालच है कि आपको सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ये प्लान के अंतर्गत या इस प्लान के अंतर्गत एम्प्लॉइज को एक फिक्स्ड प्राइस पर शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलता है। आप कहोगे सर बात तो वही हो गई। नहीं, बात यहां चेंज हो रही है। जब कंपनी आगे चल करके कोई पब्लिक इशू करती है, पहले वाले में तो कंपनी डायरेक्ट अपने एम्प्लॉइज को ही देती है ऑप्शन, लेकिन दूसरे वाले में एम्प्लॉइज को वेट करना होगा। जब कंपनी पब्लिक इशू निकालेगी तब उन एम्प्लॉइज को शेयर्स एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने का ऑप्शन दिया जाता है। उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। आप देखिए, मैंने बोल्ड लेटर से लिख रखा है अपने नोट्स में, एट ए स्टेटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। तीसरा होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, इसके अंतर्गत एम्प्लॉइज को इस बात का राइट दिया जाता है कि उनके काम करने के दौरान अगर शेयर के मूल्यों में वृद्धि होगी तो उसका एक पार्ट अपने एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। इट इज ए राइट दैट एंटाइटल्स द एम्प्लॉइज टू रिसीव कैश, कैश भी दिया जा सकता है, और शेयर्स फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एनी एक्सेस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए स्टेटेड नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज शेयर्स ओवर ए स्टेटेड प्राइस। कंपनी ने एक प्राइस तय कर दिया कि आज की डेट में हमारा शेयर 50 रुपए का है। अब जितना प्राइस बढ़ जाएगा एक साल बाद, मान लो 80 हो जाएगा, तो उस 30 रुपए एक शेयर के बढ़ने पर आपको या तो कैश में कुछ हिस्सा दिया जाएगा या आपको उतनी रकम का शेयर दिया जाएगा। हम लोग आजकल धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी की कंसर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसी कंपनी है जो अब तक अपने स्थापना से लेके अब तक कभी गिरी नहीं। अपने आप में बाकी सारी कंपनियों में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में आज तक डाउनफॉल नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या है? दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे भी हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी भी अब उस इंडस्ट्री में एज एन एम्प्लॉय, एज ए लेबर, कोई भी क्लास हो, चाहे वो ब्लू कॉलर पीपल्स हों, चाहे वो वाइट कॉलर्ड पीपल्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग हों, चाहे क्लेरिकल हों, चाहे वो आपके वर्कर्स हों, तीसरी पीढ़ी तक कार्य कर रही है उस कंपनी में।
ना वहां शॉर्टेज ऑफ लेबर रहती है, और ना आपने कभी सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेंच किया, छटनी की उनकी। कारण क्या है? जब धीरू भाई अंबानी ने अपनी रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट की थी तो उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए ये ऑप्शन रखे थे कि एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा उन्होंने रिलायंस के शेयर्स दे दिए। जितना प्रॉफिट मिलता था वो उस प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दिया करते थे। तो सारे एम्प्लॉयज कहते थे कि न सिर्फ हम लोग एम्प्लॉय हैं बल्कि हम उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, और जितना प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्री कमाएगी उसमें कुछ हिस्सा हमको भी मिलेगा। तो एक एक एम्प्लॉय न जाने कितने कितने शेयर्स खरीद करके कंपनी में वो एज ए शेयर होल्डर भी है। आपने फिल्म गुरु देखी होगी, अभिषेक बच्चन की एक सबसे कामयाब फिल्म। उस फिल्म को जरूर देखिए, कभी मौका मिले आप उसके ऊपर अपने मोबाइल फोन पर देखें, जहां आपके पास सुविधा हो। तो उसमें कुछ उनकी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्से दिखाए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसमें आपको ये नजर आ जाएगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पढ़ना तब करना जब एग्जाम दे बैठो, तब फिर टाइम नहीं मिलेगा। आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी 10 बजे से 5 बजे तक, या 11 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी बजानी पड़ेगी सीए की। तो उस फिल्म को 2.5 घंटे की देख लेंगे, 2 घंटा 20 मिनट की देख लेंगे, तो एटलीस्ट आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ तो निचोड़ पता चल जाएगा कि आखिर वहां शक्ति इंडस्ट्री नाम रखा गया है, धीरू भाई अंबानी का ही रोल किया है अभिषेक बच्चन ने। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सब चीजें वो अपनी इंडस्ट्री में शुरू से ही करते थे। कंपनीज एक्ट 2013 में आया, सेक्शन 62। इससे पहले भी ईसॉप बना था, सेबी की गाइडलाइंस उसमें आई थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने तो ये शुरुआत में ही अपनी इंडस्ट्री में ये वाला काम किया था। आमतौर पर आप संजय प्रेस में चले जाइए, बहुत से दुकानदार करते हैं कि इतनी सैलरी है, या एमजी रोड पर इतने शोरूम है, उनमें बहुत सारे शोरूम वाले करते हैं कि आपकी इतनी सैलरी है, राजकुमार करता है, और जितना आप सेल करोगे आपको इतने % हम और देंगे। तो आपने देखा होगा कि हर काउंटर के पीछे खड़ा हुआ सेल्समैन आपको अधिक से अधिक माल बेचने के लिए प्रेरित करता है, उठा उठा के डब्बे लाता है। आप कोई भी एक आइटम परचेज करने के लिए जाओ, वो आपको 50 आइटम दिखा देगा, और उसके चेहरे पे शिकन नहीं होगी। रीजन उसे पता है कि जितने की वो सेल करेगा, वहां जो काउंटर पर आप जाते हैं और सब नोटिंग होती रहती है कि किस एम्प्लॉय ने कितने की सेल की। वो बिल्कुल थकेगा ही नहीं आपको दिखाने में। उसे मालूम है उसके खाते में वो सेल चढ़ रही है और उसे शाम तक इतना कमीशन मिलेगा, या 1 महीने बाद सैलरी के साथ इतना कमीशन मिलेगा। और यही कमीशन ना मिला हो तो हर एम्प्लॉय एक दूसरे पर टालेगा। अब आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि यहां कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, लड़ाइयां भी हो जाती हैं कि भाई तूने मेरा एम्प्लॉय पकड़ लिया, फिर तूने मेरा पकड़ लिया। तो वहां पर उन्होंने अलग अलग कर दिया है सेक्शन में कि भाई तुम किड्स वाले सेक्शन में रहोगे, तुम गर्ल्स वाले में रहोगे, तुम बॉयज वाले में रहोगे, तुम मेन में रहोगे, तुम वीमेन में रहोगे। तो सब लगे रहते हैं अपना वहां पर मुस्तैदी के साथ। तो ये सब मोटिवेट करने के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो ईसॉप भी एक मोटिवेशनल टेक्निक है कि जो अपने एम्प्लॉयज को फर्म में रोके रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तो बेस बन गया इस चैप्टर। अब कुछ टर्म्स इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगी, इसलिए मैंने हेडिंग डाला टर्मिनोलॉजी। देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि टर्मिनोलॉजी में जो टर्म्स इस्तेमाल होने वाली हैं उसमें सबसे पहले है वेस्टिंग, VESTING, वेस्टिंग। क्या है ये वेस्टिंग शब्द का प्रयोग? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच द एम्प्लॉय इज गिवन द राइट, एम्प्लॉय को एक अधिकार दिया जाता है टू अप्लाई फॉर शेयर्स, कि वो शेयर्स के लिए अप्लाई करे, आवेदन करे, ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स के लिए, अगेंस्ट द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम, उस चिट्ठी के बदले में जो मैंने आपसे कहा था, जो उसकी जेब में रख दी गई,
in purchase of employee in pursuance of ESOS, Employees Stock Option Scheme। यानी बाकायदा एक प्लान बनता है, बाकायदा एक स्कीम बनती है। उस स्कीम के अंतर्गत जब किसी भी एम्प्लॉय को इस बात का राइट मिलता है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए अप्लाई करे, इस प्रोसेस को इस चैप्टर में वेस्टिंग कहा जाएगा। ये ध्यान रखिए। अब इसमें दो बातें आई, वेस्टिंग पीरियड। ये बातें अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल में काम आएंगी। इस काम को करने के लिए एक पीरियड तय किया जाता है, पीरियड तय किया जाता है। क्या कि आपको इतने पीरियड में कुछ शर्तों को सेटिस्फाई करना होगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को कि आपको 3 साल में हमारे यहां नौकरी करनी होगी, तब आपको हम ग्रांट करेंगे ये ऑप्शंस। या फिर आप कंपनी का टर्नओवर इतने करोड़ तक पहुंचा दीजिए, इनको हम कहते हैं वेस्टिंग कंडीशन। मैंने आपसे कहा था वेस्टिंग कंडीशन दो हो सकती हैं, एक सर्विस वाली और एक परफॉर्मेंस वाली। और वो सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन भी ये थोड़ी जिंदगी भर के लिए हो। आपको एक पीरियड तय किया जाता है कि आपको हम 3 साल का पीरियड दे रहे हैं या 4 साल का दे रहे हैं कि आप इन वर्षों में कंपनी का जो ईपीएस है वो 18 रुपए पर शेयर तक पहुंचा दो। ये 18 मैंने अपनी तरफ से मान लिया, 20 पहुंचा दो, 25 पहुंचा दो, जो भी कंपनी तय करेगी। या रेट ऑफ रिटर्न 22% तक पहुंचा दो, 24 तक पहुंचा दो, 25 तक पहुंचा दो। परसेंटेज पर मत जाओ, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, लेकिन जो भी तक पहुंचा दो उसके लिए भी एक टाइम फ्रेमवर्क होगा। उस टाइम को वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। और जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इन ऑप्शंस को लेने के लिए, उनको वेस्टिंग कंडीशन कहा जाता है। एक टेबल बना रखी है मैंने पेज नंबर 2.3 पर, उसमें ये सारी टर्म्स को डिफाइन किया गया है। मैं उसी पेज की इन टर्म्स को अब पढ़ रहा हूं क्योंकि वो तो मैंने अपनी भाषा में समझाया। वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ है, इट इज द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट and the date on which all the specified vesting condition of an employee share based payment plan are to be satisfied। यानी ग्रांट डेट और किस डेट को वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं उसके बीच के पीरियड को हम वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। वेस्टिंग कंडीशंस क्या है? नीचे लिखा हुआ है, वेस्टिंग कंडीशंस आर द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द एम्प्लॉय टू बिकम एंटाइटल्ड टू रिसीव कैश or shares of the enterprise pursuant to an employee share based payment plan। Vesting condition includes service condition which require the employee to complete a specified period of service and performance condition जो मैंने अभी आपको बताया, which require जिसमें क्या करना होता है, specified performance targets to be met। यानी वो टारगेट्स आपको पूरे करने हैं, चाहे वो टारगेट ईपीएस को हो, चाहे वो रेट ऑफ रिटर्न का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो ये हो गया वेस्टिंग पीरियड, ये हो गया वेस्टिंग कंडीशन। अब बात आती है कि जब वेस्टिंग कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो एम्प्लॉय को एक समय दिया जाता है कि आपको इतने समय के अंदर इन शेयर्स को जो ऑप्शन के तौर पर आपको मिले हैं आप उसे परचेज कर लीजिए। ये थोड़ी है कि तुम जिंदगी भर परचेज करते रहो, नहीं, एक टाइम दिया जाता है, जनरली 6 महीने। उस टाइम को बेटे
इस चैप्टर में कहा जाएगा एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड क्या है? इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग, यानी कि वो प्रोसेस पूरी होने के बाद, विद इन विच द एम्प्लॉय शुड एक्सरसाइज हिज राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स, कि उस पीरियड में एम्प्लॉय अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम, जो ऑप्शन उसको वेस्ट किए, उसने जितने ऑप्शंस को गेन कर लिया इन परसुएंस ऑफ द ईसॉस। अच्छा, ये तो ठीक हो गया एक्सरसाइज पीरियड। जिस प्राइस पर वो शेयर खरीदेगा उसे एक्सरसाइज प्राइस कहा जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जब वर्ड्स आएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, इसलिए टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस की जाती है। यानी ये वो प्राइस होगा जिस प्राइस पर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी से शेयर परचेज कर सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सरसाइज प्राइस कहेंगे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस मींस राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मैंने पहले भी कहा था, आपको अधिकार मिला है, अधिकार का इस्तेमाल आप करें ना करें ये आप पर छोड़ा जाता है। ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उन शेयर को परचेज करने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रांट डेट क्या है? ग्रांट डेट इज द डेट एट विच द एंटरप्राइज ग्रांट्स राइट्स टू इट्स एम्प्लॉइज टू रिसीव कैश और शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक बेस्ड पेमेंट प्लान। ग्रांट डेट वो है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन प्रदान करती है कि आपने कंडीशंस पूरी कर दी हैं, वेस्टिंग पीरियड में पूरी कर दी हैं, वेस्टिंग कंडीशंस को पूरी कर दिया है, आज से आपको अगले 6 महीने तक शेयर्स खरीदने का अधिकार दिया जाता है, उसे ग्रांट डेट कहा जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चैप्टर को अपने अंतिम चरण में ले जाने के लिए छोटी छोटी टेक्निकल बातें आएंगी, वो बीच बीच में डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए। अब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ ले चल रहा हूं। पहली बात बच्चे, एक बात सोचो, कंपनी का शेयर की फेयर वैल्यू मान लीजिए 90 रुपीज थी। कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू 90 रुपीज थी, लेकिन कंपनी के शेयर का एक्सरसाइज प्राइस, देखिए मैं अपने उन्हीं वर्ड्स पर आ गया जो मैंने अभी आपको समझाए, 50 रुपए पर शेयर था, 50 रुपीज पर शेयर। पता नहीं क्या पेपर खराब है या क्या होगा। तो जो 40 रुपीज पर शेयर का डिफरेंस है, ये कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है। कंपनी 40 रुपए कम प्राप्त कर रही है इन शेयर्स पर अपने एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के अंतर्गत। चूंकि ये एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जा रहा है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। बिल्कुल, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो एक हेडिंग डाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसी में दिखाया जाता है ये अमाउंट। मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, वहां तो फ्री में दिए जाते हैं, यहां तो फिर भी 90 के बदले 50 रुपए लिया जा रहा है। तो वो कंपनी का एक्सपेंस नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं, क्योंकि वो मालिकों को दिए जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मालिकों को दिया गया कोई भी बोनस शेयर
ये कंपनी का कैपिटल एक्सपेंसेस है जो लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉइज को रोकने के लिए उनको शेयर सस्ते मूल्य पर दे रहे हैं तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि वो आपके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज के लिए वो खर्च कर रहे हैं तो स्वाभाविक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और उसको एक नाम दिया जाता है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉइज को रोकने के लिए कॉम्पनसेट किया है, इसीलिए आप इसे एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के रूप में शो करेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा बेटे, जब ये बात क्लियर होती है कि आपको 3 साल की वेस्टिंग कंडीशंस को 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में पूरा करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपसे कंपनी ने कहा कि 3 साल तक लगातार नौकरी करो, तो नौकरी करना यानी सर्विस करना वेस्टिंग कंडीशन है और 3 साल तक ये वेस्टिंग पीरियड है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि जितने एम्प्लॉइज आगे आने वाले समय में ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आप अनुमान लगाते हैं, पता नहीं है, अनुमान लगाते हैं, तो उतने को 40 रुपए से मेरे एग्जाम्पल के मुताबिक मल्टीप्लाई करके आप 3 साल से डिवाइड करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए आपके 2000 एम्प्लॉइज हैं, आपको लगता है कि पहले साल में 10% एम्प्लॉइज छोड़ जाएंगे हमारी कंपनी को। इन कंडीशंस को बताने के बाद भी फिर भी 10% छोड़ जाएंगे। 10% इसे इस चैप्टर में कहा जाएगा अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड, क्योंकि ये 10% जो हमारा कंपनी की सर्विस छोड़ गए, ये अनवेस्टेड ऑप्शन है। वेस्टेड ऑप्शन कब होंगे? जब 3 साल की नौकरी हो जाएगी पूरी, तो इनको कहा जाएगा अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। दूसरे साल आपने सोचा 5% लैप्स हो जाएंगे, और 2 साल के बाद जब नौकरी व्यक्ति कर लेता है तो सोचता है यार तीसरा साल ही तो रह गया है, तो थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है, मान लो तीसरे साल में 2% लोग छोड़ दें। ये आपका अनुमान है, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये अनुमान। तो ऐसे ऑप्शंस को जो वेस्टिंग पीरियड के दौरान हमारे यहां से सर्विस छोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। लैप्स तो हुआ, लेकिन ये ऑप्शन कौन से हैं? अनवेस्टेड ऑप्शंस। अब 90 रुपए की फेयर वैल्यू थी और 50 रुपए आप अपने एम्प्लॉय से वसूल करना चाहते हैं, तो कंपनी के ऊपर भार कितना आ गया? 40 रुपए का। अब जरा गौर कीजिएगा, और आपने एक एम्प्लॉय से कहा था हम आपको 100 शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स देंगे? 100 शेयर्स का ऑप्शन है एक एम्प्लॉय को। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने जा रहा हूं। कितने एम्प्लॉइज थे? 2000।
तो आपने लिखा 2000, पहले साल में 10% चले गए, यानी इंटू 90%। मैं उन एम्प्लॉइज की संख्या निकाल रहा हूं लाइकली टू वेस्ट ऑप्शंस। आप शब्दों पर जाइए, मैं क्या बोल रहा हूं। एम्प्लॉइज जो ऑप्शन को आगे चल करके वेस्ट करने वाले हैं। वेस्ट यहां WASTE वाला नहीं है, VEST है, वेस्ट। तो 2000 इंटू 90%, क्योंकि पहले साल में 10% चले गए। अब आप वैसे देख लो, 10% चले गए, 200 चले गए, 1800 रह गए, और 2000 का 90% 1800 ही होता है। मल्टीप्लाइड बाई 95%, ये दूसरे साल में। मल्टीप्लाइड बाई 98%, ये तीसरे साल में। जरा निकालिए कैलकुलेटर पर। 1675.8। ये एम्प्लॉइज की संख्या आ गई, 0.8 आ रहा है, आने दीजिए। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो लाइकली टू वेस्ट देयर ऑप्शंस, जो अपने ऑप्शन आगे चल करके वेस्ट करने वाले हैं। ये संख्या निकल के आ गई। अब एक एम्प्लॉय को आप कितने ऑप्शन देने वाले थे? 100 ऑप्शन। तो आपने लिखा नंबर ऑफ ऑप्शंस 1675.8 इंटू 100। निकालिए कितना आया। 1,67,580। इतने शेयर्स आपके जाएंगे 3 साल बाद। और एक शेयर पर कंपनी को भुगतना कितना पड़ रहा है? 40 रुपए। तो आप लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस 167,580 इंटू 40 रुपीज। कितना आया साहब? 67,03,200। इतना पैसा कंपनी को क्या करना होगा? बियर करना होगा अपने एम्प्लॉइज के लिए। कितने साल में? 3 साल में। तो आप एवरी ईयर कितना अमाउंट आप P&L में डालेंगे? 67,03,200 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स। निकालिए कितना आया। 22,34,400 रुपए की रकम आपको हर साल P&L में एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के तौर पर डालनी होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहले साल एम्प्लॉइज 10% जाने वाले थे, तो आपने 2000 का 90% कर लिया, क्योंकि आप निकालने जा रहे थे एम्प्लॉइज हु आर लाइकली टू वेस्ट ऑप्शंस। फिर 5% जाने वाले थे, तो आपने इंटू 95% कर लिया दूसरे साल में। तीसरे में 2% जाने वाले थे, तो इंटू 98% कर लिया। यानी 2000 में से 3 साल बाद एम्प्लॉइज जिनकी रहने की संभावना है वो होंगे 1675.8। ये परसेंटेज सारी क्वेश्चन में दी जाएंगी, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूं। और एक एम्प्लॉय को आप 100 ऑप्शन देने वाले थे, तो मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर दिया। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाने वाले हैं? 1,67,580। और 90 रुपए का शेयर था जो 50 में जाने वाला है, यानी 40 रुपए कंपनी को बियर करने पड़ रहे हैं। तो आपने निकाला फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय 40, यानी कुल मिलाकर के कंपनी को 3 साल में 67,03,200 रुपीज की अमाउंट बियर करनी होगी। आपने इसे 3 साल से डिवाइड करके हर साल जो अमाउंट आप P&L में डालने वाले हैं वो रकम निकाल ली, 22,34,400। ये फिगर सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में निकालनी होगी। अब जर्नल एंट्रीज, चैप्टर का आखिरी पॉइंट।
चैप्टर का, यस, जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपको तीनों साल में ये जो एंट्री मैं करने जा रहा हूं सेम रकम से पास करनी होगी। फर्स्ट एंट्री है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। क्योंकि ये शेयर अभी आपने दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे। ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्या करेंगे, इसका नरेशन है बीइंग एक्सपेंसेस in respect of ESOP recognized during the year। ये इसका नरेशन हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में नरेशन लिख पाओ तो लिख आना, कोई चीज छोड़िए मत। मैंने अभी आपसे कहा था, क्या नाम दिया, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, और दूसरा हमने अपनी लायबिलिटी माना जिसको नाम दिया गया ईसॉप आउटस्टैंडिंग। अभी आपने जो रकम निकाली थी 22,34,400, वो रकम इसमें ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही क्लोजिंग एंट्री पास होगी। क्लोजिंग एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 22,34,400। ये तीनों वर्षों में आपको एंट्री पास करनी होगी। ठीक, अच्छा, अब कंडीशंस पूरी हो गई, आपने एंट्री भी पास कर ली। अब आपने 6 महीने का एक्सरसाइज पीरियड दिया। देखो मैं वही वर्ड्स बोल रहा हूं जो टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किए थे कि आप 6 महीने तक इन शेयर्स को खरीद लीजिएगा। 6 महीने बाद उन्होंने इन शेयर्स को परचेज किया। ठीक है, जब परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, अब बड़े ध्यान से देखना। जरूरी नहीं कि जितने शेयर आपने अनुमान लगाए थे उतने ही शेयर्स एम्प्लॉइज खरीद लें। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी शेयर्स हों जो एम्प्लॉइज कहें कि भाई ठीक है, हमने 3 साल नौकरी कर ली, हमें ऑप्शन मिल गया, लेकिन हम शेयर नहीं खरीदना चाहते। ऐसे ऑप्शंस को क्या बोलोगे, वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। जो 3 साल में 10%, 5% और 2% डूब गए, नहीं लिए, उनको आपने नाम दिया अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। लेकिन जो ऑप्शन आपके कहां क्या हुआ, जो ऑप्शन 3 साल की कंडीशन पूरी होने के बाद एम्प्लॉय नहीं लेना चाहते, बेटे उन्हें कहा जाएगा वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। आपको उसकी भी एंट्री करवाऊंगा अभी। अब हम एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद एंट्री करने जा रहे हैं, जब एम्प्लॉइज ने शेयर्स ले लिए। एक ही एंट्री होगी, कोई एम्प्लॉय 1 महीने बाद लेगा, कोई 2 महीने बाद लेगा, कोई 2.5 महीने बाद लेगा, लेकिन आपको एंट्री एक ही बार करनी है जब 6 महीने एक्सरसाइज पीरियड पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दो, 10 रुपए का शेयर था, हमने अपने एम्प्लॉइज से 50 मांगे, उस टाइम मार्केट प्राइस था 90, तभी तो हमने 40 का अरेंजमेंट किया 3 साल में। अब आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना, 50 रुपए, जो आपको आपके एम्प्लॉय पे करेंगे। ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो पिछले 3 साल से खाता क्रेडिट चला आ रहा था, आप उसे क्या करोगे, डेबिट। कितनी रकम से, 40 से, क्योंकि आप 40 रुपए की रकम से उसे ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, यानी वही 67,03,200 वो रकम यहां आ जाएगी अगर सारे शेयर चले गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
क्योंकि इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं 10 रुपए का टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कई बार आपको बताया है शेयर हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिखाए जाते हैं। 80 रुपीज नरेशन हो गया बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज। आगे नंबर्स लिख देना, बीइंग इतने ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड। ठीक हो गया। और अब जो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, आपने उसके रकम P&L में 3 साल में ट्रांसफर कर ली है और आपने उन ऑप्शन से ईसॉप आउटस्टैंडिंग को भी क्रेडिट कर दिया है। अब आप उसकी एक रिवर्स एंट्री पास करोगे टू कैंसिल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस लैप्स्ड। जो ऑप्शन आपके लैप्स्ड हो गए उसकी फेयर वैल्यू को कैंसिल करना। क्या करेंगे? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड, यानी ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। P&L में कोई चीज अगर डाल दी हो तो P&L नहीं खोलते हैं, बल्कि कहां से उसे वापस ले लेते हैं? जनरल रिजर्व से वापस ले लेते हैं। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। इससे क्या होगा कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये था ईसॉप। पूरा चैप्टर अब आपके सामने आ चुका है। बस कुछ टेक्निकल बातें और डिस्कस करनी है। आज आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैप्टर की थ्योरी को जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कोई नहीं करना जब तक मैं ना करवाऊं। दैट्स ऑल।